हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर किस हिसाब से क्रिएट होता है, उसका इक्वेशन क्या है, वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो हमें पता है कि ईएमएफ इक्वेशन, डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन क्या है। तो E इक्वल टू पी फाई जेड एन डिवाइडेड बाय 60 ए। और ईएमएफ है, ई का यूनिट जो है वो आ जाएगा वोल्ट, इसका यूनिट आ जाएगा वोल्ट। ये जो ईएमएफ इक्वेशन है ये डीसी जनरेटर के लिए है। तो हमें यही देखना है कि ये जो फार्मूला बना, ईएमएफ इक्वेशन बना, तो वो किस हिसाब से बना, वही हमें यहाँ पे डिराइव करके देखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और किस हिसाब से ये आया वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले है इसमें फाई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाई। फाई मतलब ये हो जाता है फ्लक्स को डिनोट करता है। तो फाई बराबर हो जाएगा हमारा फ्लक्स पर पोल, और फ्लक्स का जो यूनिट है वो आ जाता है वेबर, उसको हम WB से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरा इस इक्वेशन को लिख लिया है कि फ्लक्स जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, तो ये हो जाता है फ्लक्स पर पोल और ये वेबर में आ जाता है। P मतलब हमारा हो जाता है नंबर ऑफ पोल। Z मतलब हो जाते हैं कि उस आर्मेचर में टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर इन कंडक्टर। N मतलब हो जाती है कि उस आर्मेचर की स्पीड कितनी है। और ये A जो है ये A हो जाएगा कि उस आर्मेचर में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर। और बचा E मतलब उस जनरेटर में जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो रहा है वो कितना रहेगा। तो E इक्वल टू ये हमारा फार्मूला बन जाता है P फाई जेड एन डिवाइडेड बाई 60 A। तो A मतलब हो जाता है हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल होता है, जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो होता है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो इसी के हिसाब से हमें पता है कि फैराडेस लॉ इसमें यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो होता है फैराडेस लॉ। और फैराडेस लॉ क्या बोलता है, जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन में रोटेट करे, ये हमारा नॉर्थ और साउथ, ये मैग्नेटिक है और मैग्नेट हमेशा नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जाता है, इस तरह से दिखाते हैं। और जब भी कोई कंडक्टर हम नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखे, ये कंडक्टर हो गया, और इस कंडक्टर को अगर हम मूवमेंट दे, इस कंडक्टर को अगर हम मूवमेंट दे तो क्या होगा कि इस कंडक्टर के थ्रू ये मैग्नेटिक लाइन कट हो जाएगी। ये हमारा हो गया फ्लक्स, ये हो गया हमारा कंडक्टर, और इस कंडक्टर को हम मोशन दे तो क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर में ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। तो हम फैराडेस लॉ को किस तरह से दिखाते हैं, तो फैराडेस लॉ को हम इस तरह से लिखते हैं E इक्वल टू डी फाई बाय dt, इस तरह से लिखते हैं। तो ये डी फाई बाई dt हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब जो फ्लक्स है वो टाइम के हिसाब से चेंज होगा। मतलब जब भी हम इस कंडक्टर को चेंज करें, अप डाउन करें, तो अप डाउन करने के बाद क्या होगा कि इसमें जो मैग्नेटिक लाइन है वो कट हो जाएगी, और कट होने की वजह से इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इसमें जो ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा वो क्या रहेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये जो इक्वेशन है वो हमारा रहेगा सिर्फ वन पोल के लिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नोट डाउन करके रखते हैं हम कि ये जो इक्वेशन है ये वन पोल के लिए है। तो हमने देखा है कि जब भी
डीसी सप्लाई या कोई भी सप्लाई हमें क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक लाइन कट करना ही पड़ेगा। तो मैग्नेटिक लाइन कट करना है तो उसके लिए एक पोल से काम नहीं चलेगा, उसके लिए 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल या 8 पोल लगेंगे। तो डीसी जनरेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसमें मिनिमम पोल 2 रहेंगे और मैक्सिमम पोल 8 तक रहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो जब एक पोल रहेगा तो एक पोल में नंबर ऑफ फ्लक्स कट हो जाएंगे, 5। तो हम इसको इक्वेशन में लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, एक पोल में नंबर ऑफ फ्लक्स कट हो जाएंगे, फ्लक्स, और ये वेबर में रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो कट होंगे वो कितने रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स मतलब आपने अभी देखा था कि कोई भी मोटर में एक पोल नहीं रहते, 2 रहेंगे, 4 रहेंगे, 6 रहेंगे, इस हिसाब से रहेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कट कितने हो जाएंगे, फ्लक्स इंटू पी। तो ये भी वेबर में रहेगा, ये भी क्या रहेगा, वेबर में, और ये भी वेबर में। वेबर जो है वो फ्लक्स का यूनिट है। तो ये तो हो गया हमारा फ्लक्स कट होगा, तो एक पोल में हमारा फ्लक्स कट होगा 5, और टोटल नंबर ऑफ जो फ्लक्स कट होंगे जो कि 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, तो उसके लिए 5 इंटू पी, मतलब पी मतलब हमारा हो गया पोल। तो ये भी वेबर में आ जाएगा। तो ये फ्लक्स के रिलेटेड हो गया। अब हम रोटेशन के बारे में अगर सोचे तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर्मेचर की रोटेशन 1 मिनट में, जैसे हमने देखा था यहाँ पे हम एक रफ डायग्राम निकाल लेते हैं कि एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। तो इसमें आर्मेचर रहेगा, इसमें आर्मेचर रहेंगे और आर्मेचर के कंडक्टर रहेंगे इस तरह से, और ये हमने मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो हम एक ही कंडक्टर के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो एक कंडक्टर को हम इस तरह से दिखाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में मैग्नेटिक लाइन रहेंगे, उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं, और ये हो गया हमारा एक कंडक्टर। तो इस कंडक्टर की रोटेशन के बारे में भी अब हमें सोचना है कि ये कंडक्टर 1 मिनट में कितना रोटेशन ले रहा है। 1 मिनट में ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है n मतलब स्पीड ऑफ आर्मेचर, और ये जो स्पीड है हम हमेशा लेते हैं RPM में। RPM में क्यों लेते हैं, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हुए वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसी को लेके हम बोल सकते हैं कि आर्मेचर की रोटेशन 1 मिनट में हम मान लेते हैं n होते हैं, तो सेकंड में कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन के थ्रू देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इक्वेशन के लैंग्वेज में अगर लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर्मेचर की रोटेशन 1 मिनट में कितनी होगी, आर्मेचर की जो रोटेशन है, आर्मेचर की रोटेशन 1 मिनट में कितनी होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं n मतलब स्पीड होगी, स्पीड को हम n से डिनोट किया, और आर्मेचर की जो रोटेशन है 1 मिनट में हमने मान लिया कि n हो रही है। तो आर्मेचर की जो रोटेशन है, आर्मेचर की जो रोटेशन है वो 1 सेकंड में कितनी होगी,
वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो 1 सेकंड में मतलब यहाँ पे हम एक रफली लिख लेते हैं कि 60, हम पहले थोड़ा समझते हैं कि 1 मिनट मतलब सेकंड में हमें लेना है, सेकंड में कैलकुलेशन करना है। तो 1 मिनट मतलब हो जाता है 60 सेकंड। तो हम 60 सेकंड ही लेंगे। यहाँ पे 1 मिनट मतलब 60 सेकंड है, 60 सेकंड है। तो 60 सेकंड में n रोटेशन हो रही है आर्मेचर की। तो हमें फाइंड करना है कि 1 सेकंड में आर्मेचर कितना रोटेट होगा। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालना है। x मतलब कि 60 सेकंड में आर्मेचर n रोटेशन ले रहा है 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना रोटेशन लेगा ये हमें निकालना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका क्रॉस गुना करेंगे 60 इंटू एक्स और इसका क्रॉस गुना करेंगे 1 इंटू n। तो x की वैल्यू हमें निकालना है। तो x इक्वल टू हो जाएगा n और ये डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा 60। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन पता चल गया कि आर्मेचर की जो रोटेशन है वो 1 सेकंड में कितना रहेगा। तो n डिवाइडेड बाय 60। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए एक बार हम और से रिपीट करते हैं कि ये हमारा आर्मेचर है। हमने यहाँ पे निकाला था कि आर्मेचर की रोटेशन 1 मिनट में, 1 मिनट ही क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो स्पीड है आर्मेचर की हम हमेशा आरपीएम में दिखाते हैं। जैसे देखा होगा मोटर पे कि 1000 आरपीएम है, 1500 आरपीएम है, 500 आरपीएम है, इस तरह से लिखे होते हैं। तो आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। तो यही हमें यहाँ पे निकालना है कि आर्मेचर की रोटेशन 1 मिनट में n रिवॉल्यूशन हो रही है। तो 1 सेकंड में कितना होगा, तो ये हमने यहाँ पे रफ कैलकुलेशन किया था। तो ये आप कैलकुलेशन नोट डाउन करके रख दीजिए। तो आर्मेचर का एक ही कंडक्टर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आर्मेचर में बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, उसमें से सिर्फ एक कंडक्टर के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ से हम आगे की इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं कि टाइम टेकन यहाँ पे तो हमने टाइम टेकन टू n/16 इक्वल टू 1 सेकंड हो गया। तो टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन कितना होगा आर्मेचर का, हम आर्मेचर के बारे में ही देख रहे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि आर्मेचर की रोटेशन 1 मिनट में n हो रही है, ये रोटेशन के बारे में देखा था। अब हमें टाइम के बारे में भी सोचना है, क्योंकि d∅/dt फैराडेज लॉ के हिसाब से हमने देखा था कि ये इक्वेशन बनता है। तो d∅ की वैल्यू हमारी मिल गई थी यहाँ पे phi इंटू पी। अब dt की वैल्यू भी निकालना है, मतलब टाइम के बारे में भी हमें सोचना है। तो हम क्या करेंगे कि आर्मेचर की रोटेशन 1 मिनट में n मिल गई थी और आर्मेचर की रोटेशन 1 सेकंड में n/16 हो गई। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कि जो आर्मेचर है वो टाइम ले रहा है n/16 के लिए 1 सेकंड, मतलब n/16 रोटेशन जब वो ले रहा है तो उस समय जो टाइम लेगा वो 1 सेकंड का लेगा। तो टाइम टेकन टू 1 रिवॉल्यूशन, तो कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन के लिए वो कितना टाइम लेने वाला है ये हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और ये निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब हम एक रफ कैलकुलेशन यहाँ पे एक बार और करते हैं कि n16 n16 1 सेकंड में रोटेट हो रही है, तो इसकी रिवॉल्यूशन हो गई 1 सेकंड में इतना रिवॉल्यूशन हो रहा है, इतना रोटेट हो रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो वो कितना टाइम लेगा, ये टाइम के रिलेटेड हमें देखना है। क्यों टाइम के रिलेटेड देखना है, क्योंकि हमारा इक्वेशन था फैराडेज लॉ का d∅/dt। d∅ की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, फ्लक्स इंटू पी था। अब हमें
टाइम की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो टाइम की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिया टाइम टेकन टू n/16 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में। तो टाइम टेकन टू 1 रिवॉल्यूशन कितना समय लेगा, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, n/16 इंटू एक्स, और ये 1 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे x मतलब टाइम की वैल्यू निकालना है, तो x हम यहाँ पे एज इट इज़ रखेंगे, 1 भी एज इट इज़ रखेंगे, और ये इसके डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा n/16। अब इसको हम और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 16/n, 16/n हो जाएगा। ये हमारा टाइम यहाँ पे मिल गया। तो हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 16/n, समय लगेगा, यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं। ये सब चीज़ यहाँ पे समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि समझने में इजी हो जाए। और एक एक कैलकुलेशन भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इक्वेशन कहाँ से आया है वो कोई भी कन्फ्यूजन इसमें ना हो। तो यहाँ से हमें वैल्यू अब मिल गई कि टाइम टेकन टू 1 रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा, तो 60/n सेकंड। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप अपने बुक पे नोट डाउन करके रखिए। हम इसको अभी रब करते हैं। तो हम देखते हैं अभी कि d5 की वैल्यू हमें मिली थी, कितनी मिली थी, फ्लक्स इनटू पोल, और अभी यही से हमें dt की वैल्यू भी मिल गई, टाइम की वैल्यू भी मिल गई। तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 60/n सेकंड, और ये जो है इसका यूनिट आ जाएगा वेबर, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट वेबर और टाइम का यूनिट सेकंड। अब फैराडेज लॉ के हिसाब से हम देखें, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ तो ये क्या बोल रहा है कि E इक्वल टू, मतलब EMF इक्वल टू d∅/dt। तो d∅ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, फ्लक्स इनटू पोल डिवाइडेड बाय dt की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली थी 16/n। तो d∅ मतलब फ्लक्स कट इन 1 राउंड, और dt मतलब टाइम टेकिंग इन 1 रिवॉल्यूशन। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा फ्लक्स इंटू p इंटू ये जो n है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 60। तो ये हमारा मेन इक्वेशन यहाँ पे निकल के आया, E इक्वल टू v∅n डिवाइडेड बाय 60। इसको हम राउंड कर लेते हैं, और ये जो इक्वेशन हमें अब मिला यहाँ पे, ये हो जाएगा ओनली 1 कंडक्टर का। EMF इंड्यूस इन 1 कंडक्टर, EMF इंड्यूस इन 1 कंडक्टर का। अब ये तो हो गया हमारा एक कंडक्टर का। अगर हम मान ले कि आर्मेचर में जो आर्मेचर करंट है वो पूरे पैरेलल रास्ते से होते हुए आता है, तो उस समय हम उस इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पूरे, ये तो एक कंडक्टर का हो गया, पूरे कंडक्टर में से अगर हमें EMF कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ EMF
इंड्यूस मतलब जो टोटल कंडक्टर है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस इन वन कंडक्टर इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आगे का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पे एक हमने फार्मूला लिख लिया कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस बाय वन कंडक्टर इनटू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो जो टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर था उसको हम किससे डिनोट किए थे, जेड से, ठीक है। और जो ए था वो ए क्या था कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर, ये जो था ये टोटल कंडक्टर की वैल्यू थी और ए जो था ये पैरेलल पाथ था। अब पैरेलल पाथ मतलब क्या, तो मान लेते हैं कि कोई आर्मेचर है और आर्मेचर में इस तरह से कॉइल दिया है, इस तरह से कॉइल रहेंगे और ये जो पूरे कॉइल है ये कैसे रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे, पैरेलल पाथ उसमें रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ये हो गया हमारा जेड और पैरेलल पाथ कितना रहेगा, वो रहेगा ए। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल जाता है। तो इसी बेस से हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस, तो इसको ई लिखेंगे, इसको ई लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस ई इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस बाय वन कंडक्टर, मतलब वन कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी फाई एन डिवाइडेड बाय 60 और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर क्या था, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हमारा था जेड बाय ए, जेड मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और ए मतलब पैरेलल पाथ, तो इनटू हो जाएगा जेड बाय ए। तो इसको हम एक बार अच्छे से लिखते हैं। तो ये हमने एक बार इसको अच्छे से लिख लिया। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो हमें ये प्रूफ करना था कि ईएमएफ इक्वेशन जो डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। और अब याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने पूरा इसका डिराइव यहाँ पे देख लिया है। तो ये किस तरह से फार्मूला क्रिएट हुआ, मतलब ईएमएफ इक्वेशन जो था वो किस तरह से आया वो हमने पूरा यहाँ पे देख लिया है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला यहाँ पे सेम है। तो ईएमएफ मतलब यहाँ पे इसका होल जो है वो आ जाएगा वी, तो यहाँ पे भी हमने वी लिख लिया था। तो पी फाई एन डिवाइडेड बाय 16 इंटू जेड मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और ए मतलब पैरेलल पाथ। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा मेन फार्मूला था E इक्वल टू पी फाई जेड एन डिवाइडेड बाय 60 ए। तो ए मतलब हमने देखा था कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर। तो आर्मेचर में जो है दो टाइप की वाइंडिंग होती है, आर्मेचर में वाइंडिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। एक लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दो टाइप की वाइंडिंग होती है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग में क्या होगा कि ये जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑफ इन आर्मेचर, तो इसमें पैरेलल पाथ हमेशा दो हो जाएगी, मतलब ए इक्वल टू लैप वाइंडिंग है हमारी। तो लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ है ये नंबर ऑफ पोल के बराबर हो जाएगी।
तो हम इसको अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। तो ये किस में हो जाएगा? लैप वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग में क्या हो जाएगा कि हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। हम ये भी याद रखें तो इक्वेशन हमें याद हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। सेकंड जो हमारी वाइंडिंग है वो वाइंडिंग हो जाती है वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा हमेशा 2। उसका नंबर ऑफ पोल से कोई भी लुकआउट नहीं होगा, वो डायरेक्टली ही 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लैप वाइंडिंग के लिए जब भी ये प्रॉब्लम जो है, मतलब ईएमएफ इक्वेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, उस समय ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू क्या होता है, या फिर वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू क्या होता है। तो लैप वाइंडिंग में ए इक्वल टू पी और वेव वाइंडिंग में ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड हम फार्मूले भी बना सकते हैं। फिर तो फार्मूले किस तरह से बनाएंगे कि जैसे मान लेते हैं लैप वाइंडिंग के लिए, हम बोले तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू P phi Z N डिवाइडेड बाय 60A। तो अभी हमने देखा था A बराबर क्या हो जाता है, P। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A इक्वल टू P हो जाता है। तो ये फार्मूला किस तरह से बनेगा, P phi Z N डिवाइडेड बाय 60, और A की जगह हम P लिख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा P। अब क्या होगा, ये P और ये P कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, phi Z N डिवाइडेड बाय 60। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा लैप वाइंडिंग के लिए। उसी तरह से हम अगर वेव वाइंडिंग का अगर हमें फार्मूला बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, वही E इक्वल टू P phi Z N डिवाइडेड बाय 60A। अब वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग के लिए हम A की जगह 2 लिखते थे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे P phi Z N डिवाइडेड बाय 60, और A की जगह वैल्यू जो है वो क्या लिखना है हमें 2। तो हम 2 यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, P phi Z N डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2 120। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला वेव के लिए। तो ये लैप वाइंडिंग के लिए और ये हो जाएगा वेव वाइंडिंग के लिए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप याद रख लेंगे तो उसके अपोजिट वाला अपने आप ही याद हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं ताकि याद कैसे रखेंगे। तो इसको हम सिंपली इस तरह से लिख लेंगे, वे टू मतलब वेव टू। तो इसके 2 रास्ते हैं, वे टू। तो वे टू अगर हम वेव वाइंडिंग के लिए याद रखें कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होते हैं, तो लैप वाइंडिंग का हमें याद हो जाएगा। तो ये थोड़ी ट्रिक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करके रख दीजिए, या फिर अपने हिसाब से कोई ट्रिक बनती हो तो आप बना लीजिए। लेकिन ये चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इससे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फार्मूला था, फार्मूला क्या था हमारा, E इक्वल टू P phi Z N डिवाइडेड बाय 60A। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर ये एंड Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ये क्या हो जाएगी, हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी। इसको हम किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगी कांस्टेंट। पोल और पोल के ही बेस पे डिपेंड करेगा जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। तो Z जो है ये भी कंडक्टर हो गए, मतलब एक बार हमने मोटर को डिज़ाइन कर ली तो हम पोल भी चेंज नहीं कर सकते, उसके जो आर्मेचर के पैरेलल पाथ है वो भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो आर्मेचर में हमने वाइंडिंग की टोटल नंबर ऑफ कॉइल हमने वहाँ पे दिए वो भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो क्योंकि मैकेनिकली डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। तो उस कंडीशन में हमें उसमें कुछ स्पीड कम करना है, ईएमएफ इंड्यूस अगर हमें बढ़ाना है तो उस समय हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ये कांस्टेंट हो गई। मतलब यहाँ पे P हमारा कांस्टेंट हो गया, Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट हो गया और A कांस्टेंट हो गया। तो इस फार्मूले में हमारा क्या बच रहा है, फ्लक्स N, और ये जो है ये तो टाइम है हमारा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे बन गया E इक्वल टू फाई N। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू फ्लक्स इनटू उसकी स्पीड। तो इससे क्या फार्मूला बन सकता है कि स्पीड ये जो है इस तरह से डिपेंड करेगी, या तो फिर इस तरह से डिपेंड करेगी। हम सभी फार्मूले को ठीक है, मतलब ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंड्यूस ईएमएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के और आर्मेचर के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नेक्स्ट फार्मूले को हम इसको तोड़ के अगर इस तरह से बना ले तो क्या हो जाएगा, अगर हमारी स्पीड अगर बढ़ गई तो ईएमएफ इंड्यूस जो है वो बढ़ जाएगा और फ्लक्स कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूले भी हमारे यहाँ पे बन जाते हैं और ये फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है इससे हमें ये फार्मूला मिल जाता है, क्योंकि पोल, नंबर ऑफ कंडक्टर और पैरेलल पाथ ये जो एक बार मोटर डिज़ाइन होगी तो वो कांस्टेंट हो जाएगी, बचे हमारे फ्लक्स और स्पीड, इसी पे ही हमारी मोटर जो है वो डिपेंड करेगी कि उसका ईएमएफ इंड्यूस हमें बढ़ाना है तो उस समय क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड अगर बढ़ी तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स अगर कम ज़्यादा किए तो क्या हो जाएगा। जैसे हम मान लेते कि एक मोटर है, एन पोल है इसका और एक साउथ पोल है, दो केस हम यहाँ पे लेते हैं। इसमें ये फ्लक्स हमने देखा है, इसमें एक कंडक्टर है मतलब एक आर्मेचर है, इस तरह से हम मान लेते हैं। तो इस कंडक्टर में ये कंडक्टर ये मैग्नेटिक लाइन जब कट करेगा तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये 100 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। लेकिन हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कम कर दे, सिर्फ दो ही लाइन दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, और इसमें कंडक्टर रोटेट करे और स्पीड सेम रखे, जैसे यहाँ पे जो स्पीड थी वही स्पीड हमने यहाँ पे रख दी, तो क्या हो जाएगा, जो कटिंग एक्शन है वो फ्लक्स तो कम हो गए, फ्लक्स कम हो गए तो कटिंग एक्शन कम होगी, और इसमें जो फ्लक्स क्रिएट होगा, सॉरी वोल्टेज क्रिएट होगा वो 100 की जगह 50 वोल्ट ही क्रिएट होगा, क्योंकि आधे से हमने फ्लक्स यहाँ पे कम कर दिए। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के ऊपर, और यही हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का सेकंड लॉ है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के ऊपर, मतलब
ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्लक्स, और यही हमारा फैराडेज का सेकंड लॉ है। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सब चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसी इक्वेशन के साथ हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो जैसे हमने अभी देख लिया था कि डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका ये फार्मूला था। तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर था, मतलब ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, तो इसके बीच में क्या था, फ्लक्स था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के हिसाब से अगर इसमें आर्मेचर रखे या कंडक्टर रखे और उसको मूवमेंट दे तो इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। अब ये हमने आर्मेचर का एक कंडक्टर मान लिया, या फिर मान लेते कि ये हमारा आर्मेचर है, इस पे हमने ब्रश लगा दिए और यहाँ पे हमने करंट कलेक्ट कर लिया। तो ये जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर है, तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो कौन सा ईएमएफ रहेगा, हमेशा एसी का सप्लाई रहेगा। क्यों एसी का रहेगा, क्योंकि हर हाफ साइकिल के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये नॉर्थ की होंगी तो ये साउथ की होंगी, हर बार वो चेंज करेगा। तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर में एसी सप्लाई क्रिएट हो रहा है उसको हमें करना है डीसी में, और एसी का डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम वहाँ पे लगाते हैं स्प्लिट रिंग। क्या लगाते हैं, स्प्लिट रिंग, और इसी स्प्लिट रिंग को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। इसी स्प्लिट रिंग को बोलते हैं हम कम्यूटेटर। अगर हमें डीसी का सप्लाई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एसी का ही सप्लाई चाहिए, तो उस समय हम वहाँ पे लगाएंगे स्लीप रिंग। ये भी चीज़ें पूछी जाती है। स्प्लिट रिंग डीसी सप्लाई चाहिए उस समय हम लगाते हैं, मतलब स्प्लिट रिंग का यूज़ हम डीसी जनरेटर में करेंगे, और स्लीप रिंग का यूज़ हम अल्टरनेटर में करेंगे। तो जो मशीन एसी का सप्लाई क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटर, और जो मशीन डीसी का जनरेशन करता है उसको हम बोलते हैं डीसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर में हम यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग मतलब कम्यूटेटर, और अल्टरनेटर में हम रिंग यूज़ करते हैं स्लीप रिंग। और ये जो स्लीप रिंग बने होते हैं ये बने होते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज से। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हमें पता नहीं रहता, लेकिन हमारे बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डीसी में हमेशा क्या होता है कि स्थिर एक कांस्टेंट करंट हमें मिलता है, और एसी में हमेशा चेंज वाला हमें सप्लाई मिलता है। क्योंकि फैराडेज लॉ के हिसाब से, फैराडेज लॉ क्या बोलता है एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। डी फाई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज करेगा। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि फैराडेज लॉ के हिसाब से जो भी सप्लाई क्रिएट होगा वो एसी का सप्लाई क्रिएट होगा। क्यों एसी का सप्लाई क्रिएट होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और हमें पता है कि फ्लक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो हमें तो डीसी में कांस्टेंट करंट चाहिए, मतलब डायरेक्ट करंट चाहिए। तो यहाँ पे तो फैराडेज लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स हर टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इसमें जो सप्लाई क्रिएट होगा आर्मेचर में वो हमेशा एसी का ही सप्लाई क्रिएट होगा। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सा सप्लाई क्रिएट होता है, तो वो हम इजीली बोल सकते हैं कि एसी सप्लाई। लेकिन आउटपुट में जो हमें सप्लाई देना है डीसी जनरेटर में वो डीसी सप्लाई देना है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, लेकिन आर्मेचर में हमारा जो सप्लाई क्रिएट होता है वो एसी का ही सप्लाई क्रिएट होता है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।
सी यू नेक्स्ट टाइम।